हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 754। आज की तारीख है 21 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब था सत्यपाल मलिक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस कंपनी ने आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर अधिकार हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ड्रीम 11। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए किस नोडल एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए देश भर में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी द्वारा समूह बी और सी गैर तकनीकी पदों सहित सभी अराजपत्रित सरकारी पदों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी। इस अनुमोदन के साथ उम्मीदवारों को देश भर में एकल ऑनलाइन सीईटी परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। यह सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध रहेगा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य एजेंसियों के लिए परीक्षा आईबीपीएस, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती है। वर्तमान में केंद्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसे 3 साल की अवधि के लिए उपयोग किया जाएगा। यह फंड्स आकांक्षात्मक जिलों में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माली गणराज्य। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया था और नए चुनाव की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे और अब विद्रोही सैनिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने संसद भंग होने से कुछ घंटों बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस अफ्रीकी देश ने 500 मेगावाट के सोलर पार्क के विकास के लिए एनटीपीसी को अनुबंध दिया है? तो इसका सही जवाब है माली गणराज्य। बात करें रिपब्लिक ऑफ माली की तो इसकी कैपिटल है बमाको, करेंसी है फ्रैंक और पीएम है बाउबो सीसे। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, विचारों को एक दूसरे के बीच साझा करना है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कॉर्स्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 19 अगस्त 2010 को पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक चेतन भगत की आगामी फिक्शन बुक की घोषणा हाल ही में की गई है। पुस्तक का शीर्षक वन अरेंज्ड मर्डर है। इसे सितंबर में जारी किया जाएगा। यह चेतन भगत का 9वां उपन्यास और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक होगी। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म द गर्ल इन रूम 105 थी। इस पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि यह हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय पात्रों से भरा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की।
इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इस नीति का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति 2017 एक बड़ी सफलता थी और इसने निवेश और रोजगार सृजन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। इस नीति का उद्देश्य पीएम मोदी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शून्य आयात के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। यह नीति उन सभी इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो उत्तर प्रदेश में अपने बेस स्थापित करने की इच्छुक है। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। ये क्लस्टर चिकित्सा उपकरण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, मोबाइल विनिर्माण, रक्षा, आईटी हार्डवेयर पर केंद्रित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र, नवाचार और उद्यमशीलता के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की भी परिकल्पना कर रही है। निवेश 15% की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसका ऐलान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम के तहत उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था। उसके बाद से इंदौर लगातार 3 साल तक 2017, 2018 और 2019 के शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में अक्षय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस को भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लोगों के बीच नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की स्थापना अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों के समर्थन के लिए 2004 में की गई थी। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पहली रैंकिंग हासिल की है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में संचार और गैर संचारी रोगों के लिए आउट पेशेंट विभाग, OPD सेवाएं, निवारक और उपचारात्मक निदानिक सेवाएं प्रदान की जा रही थी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भाशय के कैंसर के लिए HWCs पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। मार्च 2020 में पंजाब सरकार ने HWC में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की और चंडीगढ़ में टेलीमेडिसिन हब की स्थापना की। बात करें पंजाब की तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बदनौर और CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कौन सा देश सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल
सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI शुरू करने पर चर्चा शुरू कर दी है। यह पहल जापान द्वारा प्रस्तावित की गई थी। जापान अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हाल ही में भारत के पास पहुंचा और लोगों को जानकारी के अनुसार पहल करने के लिए आग्रह किया। टोक्यो नवंबर तक SCRI लॉन्च करने के पक्ष में है। SCRI व्यक्तिगत कंपनियों और चीनी राजनीतिक व्यवहार और व्यवधान के बारे में चिंतित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। यह चुनौती आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की जा रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य उन माइक्रो प्रोसेसरों को डिजाइन करना है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ियां और सुरक्षा शामिल है। इस चुनौती की पुरस्कार राशि 4.3 करोड़ रुपए है। छात्र और स्टार्टअप कंपनियां इस चुनौती में भाग ले सकती हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। किस नोडल एजेंसी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भारत में चुना गया है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। इब्राहिम बाउबकर कीता ने किस देश के प्रेसिडेंट पोजीशन से रिजाइन किया है? रिपब्लिक ऑफ माली से। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? अगस्त 19 को। वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसने लिखी है? चेतन भगत ने। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 कहां शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। चौथी बार इंडिया क्लीनेस्ट सिटी कौन बनी है? इंदौर। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? अगस्त 20 को। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में किस राज्य को पहला रैंक मिला है? पंजाब को। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI किसने शुरू किया है? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसने शुरू किया है? रविशंकर प्रसाद ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 शुरू की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।